अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे डाइट के हवाले से और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं डाइट के हवाले से जिनको डिस्कस किया जाएगा। अमूमन कहा जाता है कि मेल्स और फीमेल्स यानी कि मर्दों और ख़वातीन की जो डाइट प्लान्स हैं या उनकी इंटरनल सिस्टम है वो एक दूसरे से डिफ़र करता है जब हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम शुरू करते हैं। सो वो किस टाइप का डिफरेंस होता है उसको लेकर बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं और ये वो क्वेरीज़ होती हैं जो अमूमन शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जो डाइटिशियन हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो बखूबी समझते हैं कि वो क्या क्या चेंजेस हैं जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सेकेंडली, एक कॉमन प्रॉब्लम जिसको वेट लूज़ कहा जाता है, ये वो प्रॉब्लम है जिससे हर दूसरा शख्स परेशान लगता है, जिसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। उन रीज़न्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ हम सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करेंगे हमारे राब्ते के नंबर 0334 19 66 966 03341 966 966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने मेहमान के साथ उन सवालात को शेयर करेंगे। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज की मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है फ़नीला तनवीर साहिबा ने। फ़नीला जो हैं वो डाइटिशियन हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वेट लूज़ के हवाले से काम कर रही हैं, पीसीओएस के हवाले से काम करती हैं। सो मैं इनसे सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो में। वालेकुम अस्सलाम। हम बात करने जा रहे हैं जी डाइट प्लान के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें आपस में लिंक करती हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वेट लूज क्यों हो रहा है। सो आगाज़ करेंगे खाने पीने से। सबसे पहले तो इस जो सिस्टम को आसान करके बताइए। अमूमन कहा जाता है कि जो डाइटिशियन होते हैं जब भी डाइट प्लान देते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बना कर दे देते हैं कि आप ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, जिसको फॉलो करना बाज़ मुश्किल लग रहा होता है। तो इन शॉर्ट हम क्या ऐसा करें कि हमारी डाइट मेंटेन रहे, हमारी फिटनेस मेंटेन रहे, क्या खाना चाहिए? आजकल जो है ना वो मोस्टली पेशेंट्स के अंदर ये आ रहा है कि लोग यहाँ पे जंक फूड को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ आप जंक फूड को अपने जो है ना वो डाइट में से एक्सक्लूड कर दें। उसके अंदर मोस्टली क्या आ जाता है, जो वाइट फ्लोर है, जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ है ना, उसमें सारी बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, सारा जंक फूड आ जाता है। सबसे पहले तो आप वाइट फ्लोर, मैदे को और वाइट शुगर, चीनी को, इन दो चीज़ों को स्किप कर देंगे ना तो आपका वेट जो है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी डाइट प्लान पे तो हम बाद में जाते हैं कि आपने इस टाइम ये खाना है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ मुश्किल लगती है कि इस टाइम पीरियड मतलब काफ़ी लोग जॉब पे होते हैं या उनको बनाने का इशू होता है कि हम इस टाइम ये खाएं इस टाइम ये खाएं, ये चीज़ इशू होता है। अगर उसमें हम पहले इनको ये चीज़ कहते हैं कि आप बाहर से खाना बंद कर दें, उसको हम ये भी बोलते हैं क्लीन ईटिंग। मतलब सिर्फ घर का खाना आप हेल्दी रोटी खाएं, रोटी भी 3 टाइम खा लें स्टार्टिंग में, लेकिन एक छोटे साइज की सीडी साइज चपाती से स्टार्ट करें, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता हम उसको रोटी को स्किप करेंगे। ठीक है, जैसे रोटी अगर कोई बंदा 3 टाइम खा रहा है, फिर उसको हम कहेंगे चले आप 1 टाइम स्किप कर दें, आप 1 टाइम सैलेड्स पे आ जाएं, कोई प्रोटीन पे आ जाएं। नेक्स्ट फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको फर्स्ट टाइम कोई आपके पास आए और आप उसको कहोगे आपने कुछ खाना ही नहीं है, सुबह भी आप बस 1 अंडा खा लो, दोपहर को आप बस 1 जूस का ग्लास पी लो, रात को भी, वो फॉलो करेगा ही नहीं डाइट प्लान को। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सिर्फ अपने जंक फूड को माइनस करना है और आपने हेल्दी ईटिंग की तरफ आना है, बिल्कुल क्लीन फूड की तरफ आना है ना, जब भी आपने बताया। ओके, अच्छा, इसमें एक बड़ी मिथ होती है। मैं मिथ इसलिए कहूंगा कि क्योंकि हर शख्स अपने तरफ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है डाइट के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि खाने से कभी फर्क नहीं पड़ता। आप खाना खाने से बंदा मोटा नहीं होता। नहीं, ये मतलब ये चीज है कि आपका 20% जो है ना वो वर्कआउट मैटर करता है, बाकी आपकी जितनी 80% जो है ना वो आपकी डाइट ही मैटर करती है। कि आपने जितना डाइट और एक्सरसाइज, अब ये भी नहीं है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जिम या हम फिजिकल एक्टिविटी या हम कोई वॉक करें ही ना, सिर्फ हम डाइट ही करेंगे हमारा वेट कम होगा। नहीं, दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। जितना आप एक्सरसाइज और वॉक उनको इकट्ठा करेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे पहले डाइट तो मैटर करती है।
आपने अगर ये जंक फूड खाते हो, अगर किसी बंदे ने वेट गेन भी करना है ना, और वो भी ये करे कि वो जंक फूड ज्यादा खाना शुरू कर दे, अनहेल्दी फैट ज्यादा इंटेक कर दे, तो वो जाहिर सी बात उसको अनहेल्दी वो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो अनसैचुरेटेड ज्यादा लेगा तो बॉडी के अंदर विजरल फैट बनेगा, बीपीआई की तरफ जाएगा, बेली फैट उसका ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये नहीं करना कि आपने डाइट, किसी बंदे ने वेट कम भी है तो वो अनहेल्दी खा के अपना वेट बिल्कुल गेन करे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आते हैं, मैं लोगों से मुराद मतलब इसमें हम लोग भी शामिल जी, हैं। जी। हमें ये लग रहा होता है कि जब कभी आप थोड़े से अपने आप को मेंटेन किए हुए होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको देखकर एक स्टेटमेंट पास करते हैं, काफी कमजोर लग रहे हो, खाना पीना छोड़ दिया है। सो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट फिर हम अनहेल्दी हाँ फूड जो जी। है वो अपने अगर कोई routine में वेट शामिल कम करते करता है तो उसको भी लोग सबसे पहले यही कमेंट करते हैं कि क्या हो गया, कोई बीमारी तो नहीं कोई होगी, टेंशन है, कोई जी, जी। बीमारी है, तो वो चीजें भी मुतासिर करती हैं। सेकेंडली डाइट प्लान में एक वर्ड या टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं कीटो डाइट, जी जी आजकल बहुत आम है। जी। ये बेसिकली डाइट क्या है, हम्म। इसके क्या कोई नुकसानात हैं या फायदे हैं, वो भी हमें गाइड करें। जो कीटो डाइट है ना, वो तो मैं तो रिकमेंड नहीं करती अपने पेशेंट्स को बिल्कुल भी, हम्म। क्योंकि वो डाइट मोस्टली जो है ना, ये एपिलेप्सी के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये डाइट दी जाती है। ठीक है। उनको कार्ब्स माइनस किए जाते हैं उनके, ताकि ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान में जो है ना, ये डाइट वेट लूज के लिए स्टार्ट कर दी गई है। उसके अंदर जब आप कार्ब्स ले ही नहीं रहे अपनी डाइट में, एक बॉडी हमारी है, उसको हमें सब कुछ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, एक निज़ाम है उसका, वो प्रॉपर बॉडी का प्रोसेसिंग चल रही है। अब उसमें से आप एक चीज को बिल्कुल ही माइनस कर दो कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने ही नहीं है एक महीने 2 महीने, तो जाहिर सी बात है वो इफेक्ट करेगा बॉडी पे, और बिल्कुल उससे ऐसे फिर ही। वीकनेस होती है। आपका मोस्टली पेशेंट, मेरे पास काफी पेशेंट्स आए हैं जो एक डाइट कर रहे थे, उन्हें मैंने कहा कि आप ये डाइट ना करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें मतलब ठीक लगे, हमारा वेट कम हो रही हो, लेकिन एट द एंड उन्होंने मुझे रिजल्ट शेयर किए हैं तो उनके हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, उनके बॉडी में हार्मोनल इश्यूज फीमेल्स बॉडी में जो आते हैं, हार्मोन, बैक पेन स्टार्ट हो गई है। ओके, क्योंकि जब ये चीज आप एक चीज नहीं ले रहे, एक चीज काफी अर्से, हाँ ये डाइट सिर्फ हम इस तरह दे सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है उसका वेट बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो रहा, मतलब स्टक है एक जगह पे, सिर्फ आप उसको 10 डेज के लिए या 2 वीक्स के लिए ये डाइट दो, कार्ब्स कम करो, लेकिन उसको ये साथ ही ऐड करा दो। ये नहीं है कि आप वो 2-3 मंथ्स तक वो कार्ब्स ले ही ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब हम डाइट की बात करते हैं, भी आपने बताया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जब वो डाइट करते हैं उसके बाद उनको बैक पेन शुरू हो जाती है। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या डाइट का इफेक्ट आपकी साइकोलॉजी के साथ लिंक करता है? सेकेंडली, वो डाइट करने के बाद आपकी जो मस्कुलर वीकनेस महसूस होती है, ये किस हद तक आपस में कनेक्शन रखती हैं चीजें? हाँ, साइकोलॉजिकली तो जाहिर सी बात है मैटर तो करती है कि आप ठीक। अगर डाइट अभी पहला दिन स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है जैसे मेरा वेट कम होने लग गया है, मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट उसका भी आता है। और बाकी ये है कि जो पेन स्टार्ट हो जाती है ना, वो यही कि अगर आप डाइट इस तरह की ले रहे हो कि जिसमें आपकी सारी चीजें, मतलब जैसे हमें फ्रूट्स भी लेने हैं, हमें वेजिटेबल्स भी लेने हैं, हमें प्रोटीन भी लेना है, हमें कार्ब्स भी लेने हैं, लेकिन अगर आप वो चीजें सब नहीं ले रहे, आप डाइट इस तरह की कर रहे हो कि आप सारा सारा दिन भूखे रह रहे हो, सुबह एक मील लिया, रात को एक मील लिया, सारा दिन आपने मील स्किप किया है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है। और उसके अलावा भी अगर कोई पेशेंट है ऑलरेडी मतलब उसको इश्यूज चल रहे हैं और हम उसको डाइट प्लान पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर साथ हम उसको कोई सप्लीमेंट स्टार्ट करवा देते हैं ताकि कैल्शियम लें, साथ में मल्टीविटामिन लें, ताकि आपके बॉडी में वीकनेस ना आए। फनीला, आपको लगता है कि रूटीन में सप्लीमेंट्स हैं या कैल्शियम है, विटामिन हैं, इनका इंटेक हमें करना चाहिए या फिर एक स्पेसिफिक एज के बाद इसको शामिल करना हाँ, चाहिए? स्पेसिफिक एज, ये बात ये है कि आजकल जो हमारी एज है ना 20 या 23 के बाद भी वो लेते नहीं है प्रॉपर। अगर तो आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, डेली फ्रूट्स की सर्विंग ले रहे हो, डेली वेजिटेबल्स ले रहे हो, डेली सैलेड ले रहे हो, फिर तो जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल हमारी जो डाइट है उसमें प्रॉपर कोई भी नहीं ले रहा, डेली कोई दूध नहीं पीता, डेली कोई भी जो है वो फ्रूट्स नहीं ले रहा। अगर आपका इस तरह से इशू है और आप पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो और आपको थकावट रह रही है डेली, सही से पढ़ा नहीं जा रहा, फोकस नहीं किया जा रहा, फिर आप साथ मल्टीविटामिन ऐड कर लो। अदरवाइज जितनी भी आजकल प्रेग्नेंट लेडीज हैं या लैक्टेटिंग है, फीड करा रही हैं बेबीज हैं, उनको तो फिर जाहिर है जरूरत होती है, लेकिन वो नहीं लेती, फिर उनको बैक पेन और ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक और परसेप्शन है या मिसपरसेप्शन है, उसको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये भी होता है कि वेट लूज और फैट रिडक्शन
क्या ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं या सेम है? जी जी, फैट लूज हमारा जो होता है ना, हमारा वेट अगर जो है वो हमारा मसल्स का वेट होता है, हमारा वाटर वेट होता है बॉडी में। जो हमारे फैट्स हैं वो अगर हम वो कम करते हैं ना तो हमारी बॉडी में इंचेस कम आते हैं, हमारी बॉडी शेप में आती है। कोई देखता है तो वो कहता है कि जी आप काम आप लगे। yes. लेकिन अगर आप सिर्फ वेट कम कर रहे हो ना, सबसे पहले जब हम डाइट स्टार्ट करते हैं हमारा वाटर वेट कम होता है, और वाटर वेट से हमारे 2-3 किलो कम हो गया, लेकिन वो सिर्फ वाटर वेट है। सही। उससे बॉडी में आपको कोई फील नहीं आ रहा कि मेरे यहाँ से फैट गया, यहाँ सिर्फ आपको ये लगता है कि आपने वो वाटर वेट और मसल्स वेट वो कम हुआ है। और सही। कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो डाइट करते हैं, उनकी फैट रिडक्शन हो रही है, लेकिन जब वो आके वेट करते हैं तो वेट उनका उतना ही शो होता है। वो कहते हैं वेट तुम्हारा उतना ही है, हमने तो बिल्कुल सही। इतनी डाइट की है। वो ये होता है कि वो जो साथ एक्सरसाइज या वॉक कर रहे हैं ना, उससे उनके मसल्स बनते हैं, तो मसल्स का वेट और वाटर वेट वो सेम आ रहा है, उतना ही आ रहा है, लेकिन आपके इंचेस और फैट में कमी आ रही है। बिल्कुल और सही। मेन जो है ना, फैट कम होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फैट का कम होना हाँ, जरूरी है। फैट बिल्कुल कम सही। होगा तो आपकी बॉडी शेप में आएगी, इंचेस Okay. कम होंगे, और उसी से बाकी सारे इश्यूज जितने भी आपके ओबेसिटी से रिलेटेड हैं वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट के ऊपर फोकस कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। कितनी देर में कितना वजन कम होना चाहिए, या जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए? करने वाले ये करवाने वाले शायद इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे दावे भी करते हैं। हम बाद में इस तरफ आएंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या चलता है, किस टाइप के मैसेजेस होते हैं, लेकिन जनरली डायरेक्टली जो डाइटिशियन के पास लोग जाते हैं या फिर ट्रेनर्स के पास जाते हैं, मैसेज ये होता है कि सर मुझे 1 मंथ में 10 kg रिड्यूस करना है, सर 15 kg करना है। इज दैट पॉसिबल कि इतने टाइम फ्रेम में इतना हम रिडक्शन कर नहीं सकें? नहीं, आप 1 मंथ में जो है ना 4 to 5 kgs मैक्सिमम। ओके। और ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई पेशेंट इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा कम हो, इससे ज्यादा भी आप 10 kgs कर दें, हो जाता है कुछ का, लेकिन वो गेन हो जाता है, Okay. बाउंस बैक कर देगा। अगर आपने कम किया है ना तो आप 1 महीने में नेक्स्ट में आप दोबारा उसको गेन कर लोगे। बिल्कुल सही। ठीक और वो है? कहीं ना कहीं क्या आपकी इंटरनली आपको इफेक्ट भी करता है? इफेक्ट भी करता है, जाहिर सी बात है। जब एक चीज नेचुरली ठीक है ही नहीं कि इतना वेट आप कम कर ही नहीं सकते, वो आप फिर इस तरह ही करोगे, कोई क्रैश डाइट यूज कर लोगे, बिल्कुल। कोई क्रैश डाइट यूज करोगे तो फिर जाहिर है आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी। वेट कम कर लोगे लेकिन आपकी स्किन की फ्रेशनेस और ये सारा कुछ मतलब बिल्कुल नहीं सही। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग रूटीन में अपना फैट गेन कर रहे होते हैं, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, फिटनेस करते हैं, गेम्स करते हैं, लेकिन फैट बढ़ता चला जाता है, फिर एकदम से ख्याल आता है कि नहीं इसको कम करना चाहिए, फिर जिम की तरफ जाएंगे, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, 1 मंथ 1.5 मंथ लगा के वापस वहीं पर आएंगे। वो जो टेन्योर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है या फिर वो भी टेम्पररी है, जो एक्सरसाइज के लिए आप टाइम देते हैं, अपना वजन कम करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो आप उस रूटीन में नहीं हैं? नहीं, एक्सरसाइज में ये होता है कि हम तो वो फिटनेस जो वहाँ ट्रेनर होते हैं ना, उनको भी ये चीज देखनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप उन एक्सरसाइजेस की तरफ लेके जाओ। फौरन उनको कार्डियो ना स्टार्ट कराएं, उनको पहले ट्रेडमिल स्लो स्टार्ट कराएं, साइकिलिंग स्टार्ट कराएं, और वो उसके साथ जब डाइट को भी करेंगे ना मैनेज, तो फिर उनका वेट कम की तरफ जाएगा। अगर आप वो सिर्फ फिट वो कर रहे हैं और बाकी खाते जा रहे हैं तो उनका उतना मेंटेन रहेगा वेट, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सही है, बिल्कुल सही। सो डिफरेंट मील्स की अगर हम बात करें, आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही, आपने कहा कि हम लोग वाइट जो है व्हीट की बात करते हैं, हम चूंकि आदी हैं, हमारे टेस्ट बड्स बने हैं गंदुम खाने के, रोटी वही खाते हैं गंदुम की, उसको स्किप नहीं कर सकते। नहीं, आप वो लें, व्हीट फ्लोर ले सकते हैं, वाइट फ्लोर जो Okay, मैदा है ना ठीक है, वो नहीं वो नहीं लेना, लेंगे, क्योंकि okay. आजकल यहाँ पाकिस्तान में काफी ज्यादा लोग हैं वो जो थेले वाला आटा नहीं इस्तेमाल Exactly, करते हैं, बिल्कुल, वो वाइट mixture फ्लोर है, है। हाँ, बिल्कुल सही है। वो नहीं इस्तेमाल करना। जो गंदुम का चोकर वाला आटा है ना, जिसमें होल व्हीट है, Exactly, बिल्कुल। जिसमें वो आपके भूसा भी वो थोड़ा सा मतलब रिफाइंड काम होता है, वो वाला अपना आटा इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है, वो बेहतर है। वो अच्छा, बेहतर है। सेकंडली ये कि जो हम बेकरी आइटम्स लेते हैं, इनटेक करते हैं ब्रेकफास्ट में, वो किस हद वो तक नहीं। नुकसानदेह है? वो मैं पेशेंट्स मेरे पास आएंगे, मैं उनको कहूंगी आप ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट तो हम बिल्कुल लाइट सा करते हैं। लाइट सा, लाइट exactly, सा जब बिल्कुल। उनका होता है तो वो कहते हैं कि हम चाय और बिस्किट या हाँ, रस लेते हैं। सही। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि इसकी जगह आप एक रोटी खा लें, वो ज्यादा बेहतर है। एक आप सीडी साइज छोटी सी होल व्हीट चपाती खा लें, वो ज्यादा बेहतर है। आपने ये नहीं लेना, क्योंकि वही बात है, वो फिर उसके अंदर चीनी भी आ जाती है, व्हाइट शुगर और साथ व्हाइट फ्लोर, वो सही। दोनों चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो आपने वो चीज स्किप करनी है। अगर आप 2 बिस्किट खाते हैं उसकी जगह आप 1 चपाती खा लें, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये भी वो भी माइंडसेट है, clean मुझे eating। लगता है हाँ। कि जैसे हम बिस्किट है या केक है या बेकरी आइटम्स ब्रेकफास्ट में जब भी लेते हैं, तो अल्टीमेट स्टेटमेंट यही होती है कि आज तो बहुत हल्का सा नाश्ता हाँ, किया वो मैंने। हल्का सा मोस्टली फीमेल्स यही करती हैं। ओके,
तो वो जो हल्का नाश्ता बज़ाहिर दिखता है वो काफ़ी हैवी होता है। जी जी। और जो बाकी मील्स हैं, जैसे हम आफ्टरनून की बात करते हैं या फिर इवनिंग की बात करते हैं, उसमें खाने में उमूमन कितनी डाइट हमें रखनी चाहिए? हमें मोस्टली जो कहते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है ना वो आपने जरा बादशाहों की तरह करना है, ठीक है। उसके अंदर आप ले सकते हैं एक रोटी ले लें, अंडा आपका मस्ट होना चाहिए, एक अंडा डेली का, चाहे आप Okay. ऑमलेट बना के ले लें, चाहे आप बॉयल ले लें। उसके साथ एक सर्विंग दूध की होनी चाहिए। उसके अंदर आप चाहे दही, आजकल दही या लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा करें, लेकिन उसमें शुगर नहीं ऐड करनी। सही। गुड़ या शक्कर, अगर आपने मीठी लस्सी लेनी है, अगर आपने नमकीन लेनी है तो नमकीन ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद आप दोपहर में आ जाएं तो दोपहर के अंदर मोस्टली लोग जो है ना वो रोटी स्किप करते हैं, अगर उनका नाश्ता लेट होता है। अगर तो वो रोटी स्किप करते हैं तो उसकी जगह वो चना चाट ले लें, या दही पकौड़ियाँ आलू के बगैर वो ले सकते हैं, या शामी कबाब 2 से 3 कबाब ले लें, साथ सैलेड ले लें, या ग्रिल चिकन ले लें। इनमें से कोई भी ऑप्शन, या दाल, कुछ लोग मूंग मसूर की दाल जो है वो चम्मच से खा लेते हैं, वो ले सकते हैं। ये चीज कर लें। रात में फिर आप एक चपाती या चावल बॉइल्ड राइस लें, वंस अ वीक लें। अगर आपने ये नहीं करना, आप दोपहर में रोटी खाते हैं, दोपहर को रोटी कर लें, रात को फिर आप मील अपना ये जो प्रोटीन में से कोई भी चीज ऐड करें, दाल ले लें, चिकन ले लें, ग्रिल चिकन या फिर शामी कबाब, ये चीज रात को कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल क्योंकि सही जो है। रात को हमने खाते साथ सो जाना होता है, उसके बाद हमारी वर्किंग नहीं है, नहीं कैलोरीज होती, बर्न नहीं बिल्कुल सही होती, इसलिए रात को आपने ना कम से कम खाना है। सही है। सो ब्रेकफास्ट मील की कंसिस्टेंसी को कैसे देखती हैं? बहुत सारे लोग डेली बेसिस के ऊपर एक जैसा ही मील करते हैं। नहीं, वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। या तो आप एक दिन वो रोटी ले सकते हैं, एक आपने हाँ सीधी साइज चपाती खा लें, या जौ का दलिया बेस्ट है। ओके। जौ का दलिया आप उसको पानी में बॉईल करें, वो अगर आपने वेट लूज के लिए यूज करना है ठीक तो है। पानी में बॉईल करके दूध आपने गर्म करके अलग से उसमें डालना है। दूध के अंदर जो दलिया पकाते हैं ना वो नहीं करना आपने, अगर आपने वेट लूज के लिए इसको यूज करना है। ठीक है। उसके अंदर आप खजूर ऐड कर लें, 1 से 2 खजूरें ऐड कर सकते हैं, गुड़ या शक्कर या शहद थोड़ा सा ऐड कर लें, और साथ एक उबला हुआ अंडा ले लें। ये आपका प्रॉपर एक हो जाएगा Proper मील। meal हो अगर जाएगा, ये भी बिल्कुल नहीं सही। कोई ले सकता, सिर्फ उनको कम खाना है कि नहीं हमने ज्यादा इससे ना, आप लस्सी लें, साथ में आप एक या दही या लस्सी, और साथ आप 2 अंडों की सफेदी का ऑमलेट ले लें। बिल्कुल सही है। सो डिस्कशन जारी है डाइट के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फनीला तनवीर साहिबा, डिटेल में हमें बता रही हैं कि क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। बहुत सारे और सवालात जहन में आ रहे हैं, और चूँकि अब अभी तक हमने डिस्कशन जितने भी की है वो जनरल डिस्कशन थी वेट लूज़ के हवाले से या फैट रिडक्शन के हवाले से। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इस दौरान आप मेरे साथ रब्ता करेंगे 0334196666 पर मैसेजेस या कॉल्स के साथ। ब्रेक से वापस आकर मैं इनसे जानूंगा कि अमूमन जो ख़वातीन डाइट के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती हैं, या फिर उनके जो अमूमन केसेस ये डील करती हैं वो किस टाइप के केसेस होते हैं, उसमें क्वेरीज क्या होती हैं, उनके ऊपर भी बात की जाएगी। सो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ये शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. Today we are going to have another session to explore the University of Faisalabad as TUF, offering the various departments, various disciplines, as TUF claimed a deep commitment towards the academia excellence and cultural diversity. Also, TUF providing a life-changing opportunities for the students, for their faculty members, and that's why today it's my immense pleasure to introduce my distinguished guest, Sir Muhammad Hanan Iftikhar. He's head of department of international programs at TUF. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. How are you? I'm good. Perfect. Thank you very much for asking. How are you? Good. Sir, thank you so much for coming. Being an head of international programs at the University of Faisalabad. First of all, let us know about TNE. Is it an international program or is it something else? Well, actually, TNE stands for Transnational Education. So this is a model that actually was introduced in Pakistan almost a decade ago, way back in 2011 and 12, where institutes in Pakistan can actually enter into sort of a partnership with institutions across the globe, usually in UK, because this is where usually Pakistanis head to. And the idea is to bring the experience, the content,
and the education option here in Pakistan, for which people have to spend a lot of money. They have to go to those countries. So instead of me going to UK, the UK actually is going to come to me. Yes. Okay. So there are a lot of favorable slogans as well. If you can't go to UK, It is an ease for the audience. For it is an ease for the students, by the way, instead of just going abroad, because it's a difficult thing to leave your family behind and go, especially at the age of 18, 20, or 21, the teenagers or the early 20s. Because even the parents in Southeast Asia, India, Pakistan, both countries, it's difficult for them to let the kid go. Yes. So yeah, this is a valuable option. You're staying in your home, you're staying with your family, you're getting the best option available, you're getting the degree from a well-reputed institution, globally recognized. Yeah. What else? So as we all know about the Global Kid, so what about the learning experiences? Well, I would rather say that when it comes to TNE, it is basically all about the learner, the student. Even the word student is not prevalent there anymore. They call it learner. You see? So it's a learner-centric approach. So what kind of faculty do you have? Well, we have faculty from different backgrounds. Some of them, they already have been to abroad. They have experienced the culture themselves. Some of them, probably they weren't been to foreign countries, but they were very quick learners. And they could adapt to the situation, the content at all. Because the content that we get from our partner institutions, it is pretty much comprehensive when it comes to guidelines. It's not Is it just, a bit boring or something No, no. interesting? Not at all. I mean, had it been boring, I wouldn't have been heading the department. That's what, well, for sure I can tell you, because there's a lot of, charm in it, because like I've already said, it's a learner-centric approach. Something interesting for the students. Absolutely. Curiosity is at the helm of it. Okay. Okay, it rather nurtures curiosity among the learners. Not just the learners, the faculty members as well, even the administrative staff. Because we get to experience things that probably we won't even think about doing. Exactly. But now we have to do it by virtue of the charter, because it's part of the structure itself. So to be honest, some courses and degree programs are outdated nowadays. How do you make your curriculum up-to-date, relevant? I'd like to give sort of a perspective in this context. The curriculum that we offer is actually directly communicated by the partner university to us. We do Okay. not make any changes to it. We can suggest a few in Okay. the cultural context, but that won't be even taken into the national context at all. That Is we it take into- interlinked with the other departments? Well, no, it's a bit different. Like I've already said, the approach itself is different. What sets apart from the other departments at the Well, University of Islamabad? The idea is, I won't just say the University of Islamabad, but the local education sector. Yes, sir. I'll again get back to this learner-centric approach. You see, Okay. psychologically having a look at this, because in TNE, I'm expected to be a psychologist as well, not just a teacher. This is a demand on their part. जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फरूक शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी वेट लूज़ के हवाले से, डाइट के हवाले से, डाइट मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, क्या खाते हैं क्या नहीं खाना चाहिए, और सेकेंडली जो ख़वातीन और मर्दों की जो डाइट मैनेजमेंट है उसको भी आज डिस्कस किया जा रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फनीला तनवीर साहिबा। ब्रेक पर जाने से पहले हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे वेट लूज़ के हवाले से या फैट रिडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। सो जो बाकी बहुत सारे ऐसे सवाल जो अमूमन जहन में आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। पहला सवाल तो ये जहन में आता है कि आजकल वेट को कम करने के लिए या फिर फैट को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली या इफ़ेक्टिव जो टूल यूज़ किया जाता है वो है सोशल मीडिया। हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्या वाकई इतना इफ़ेक्टिव है कि सोशल मीडिया से जो सुनेंगे जो देखेंगे हम उसको अप्लाई करेंगे और वो हो जाएगा? नहीं, वो ये होता है कि जैसे यूट्यूब्स पे काफ़ी डाइटिशियंस हैं जो मतलब बता रही हैं, लेकिन वो जनरल बताती हैं। जैसे अब हम यहाँ पे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं इसी तरह से हर बंदे का जो है ना वो एज अलग होती है, हाइट अलग Okay. होती है, उसका वेट, फिर उसके बाद उसके इश्यूज अलग होते हैं। किसी का कोई इशू है, किसी को साथ बीपी का इशू है, साथ क्या कोलेस्ट्रॉल का इशू है, सही। उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली और उसकी क्या डाइट रूटीन चल रही है उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान होता है हर किसी Okay. का अलग। लेकिन लोग उसी को फॉलो करते हैं, एक बंदा करता है उसका काम हो गया,
अगला बंदा भी उसी यूट्यूब पे उसी चैनल पे पे देख के करता जाएगा, होगा तो मेरा तो exactly. काम नहीं हुआ, क्योंकि वो हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान बनाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि डाइटिशियन से जाके आप उसको कंसल्ट किया जाए, किया बिल्कुल सही जाए। है। लेकिन वो जो यूट्यूब वगैरह पे होता है वो जनरल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने दिया होता है कि आप ये चीज़ खाएं, ये चीज़ ना खाएं, वो जनरल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको डाइट प्लान प्रॉपर अपने वेट लूज के लिए चाहिए तो वो आप प्रॉपर फिर उसको बनवाएं और उसको फॉलो करें। अच्छा, डाइट है कि Diet लोग mechanism। अपने खाने पीने के एक मैकेनिज्म जो बना होता है, जी जी उमूमन डाइटिशियन जितने भी हैं, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि किस टाइम पर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को रूटीन में इतना कंसिडर नहीं करते, खाने पीने को, अपने मील टाइमिंग को नहीं कंसिडर करते, तो अल्टीमेट वो हमें इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ये तो बात क्या तो हमें उसको कंसिडर करना चाहिए? उसको तो जाहिर है कंसीडर करना चाहिए। और अब आजकल मोस्टली जो लोग हैं ना उनका रूटीन ये है कि रात सारी जागना है और सुबह को सोना है। अब उसके अंदर अब उनको कहते हैं कि चलें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो बहुत इफेक्टिव है आजकल वेट लूज के लिए। उसमें जो है वो सुबह आप अगर कोई लेट नाश्ता करते हैं तो हम उसको वो मतलब डाइट प्लान दे देते हैं। उसमें 12 बजे सुबह आपने स्टार्ट करना है और रात 8 बजे तक क्लोज कर देना है। Okay. रात 8 से सुबह 12 बजे तक 16 आवर्स में आपने कुछ नहीं खाना। Okay. सिर्फ आपने वाटर इनटेक या ग्रीन टी ले सकते हैं। रात 8 से सुबह 12 बजे तक 12 बजे तक। okay. 16 घंटे आपने फास्टिंग में रहना है। Okay. इससे बहुत अच्छा वेट कम होता है। लेकिन हम उन लोगों को कहते हैं जो लेट उठते हैं, तो ठीक चलिए है। आप इसको फॉलो कर लें। लेकिन अब उसके लिए रात को ये नहीं है कि अब आप वो कहते हैं फिर हम रात सारी जागते हैं, हम क्या अच्छा करें। फनीरा, आपको लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के कहीं ना कहीं इफेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? नहीं जैसे चूंकि आपने एक लंबा टाइम जो है वो खाने पीने से दूर रहना है। नहीं, वो फास्टिंग में ये होता है जैसे अब मोस्टली पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसके अंदर जो है वो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है। वो डिपेंड करता है ना सही। कि अब जिसको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसको हम ये डाइट प्लान दे देते ठीक है। हैं। उसकी फिर वो चीज शुगर और वो नॉर्मल होती है बॉडी में, क्योंकि जब फास्टिंग में रहते हैं तो हमारा शुगर लेवल भी ठीक रहता है, इंसुलिन वो सही से वर्क करती है। इसलिए हम उन पेशेंट्स को फिर ये देते हैं, हर किसी पेशेंट पे नहीं अप्लाई करते ये बिल्कुल सही। स्लीपिंग साइकिल जो है वो किस हद तक मैटर करता है स्लीपिंग। हमारा? वही बात है कि फिर जब रात जागना है आपने, मैं उनको कहती हूँ कि चलिए आप मैक्सिमम भी कोशिश करें तो 12 बजे से उठ जाएं। लेकिन अदरवाइज हम जो पढ़ते हैं ना उसमें हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारा रात को 8 बजे से 10 बजे के दरमियान में रिलीज होता है। Okay. वो हमारा वेट कम करवाता है। अगर वो हार्मोन हम सोएंगे नहीं तो वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है। और वो मोस्टली 10 बजे तक तो कोई सोता ही नहीं कोई भी नहीं है। और फिर सोता है। उसी वजह से फीमेल्स में आजकल जो हार्मोनल इश्यूज आ रही हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं, जो रात लेट तक जागते हैं। और जब हम जागते हैं तो तभी हमें भूख लगती है। अगर हम सही। सो जाएंगे तो भूख लगेगी नहीं। वो पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि हम फिर रात को क्या क्रेविंग्स का क्या करें। क्रेविंग्स का मैं उन्हें क्या कहती हूँ आप करें? सो जाएं। ओके। अच्छा, ये जो क्रेविंग की आपने बात की, क्रेविंग जो है लेट नाइट क्रेविंग, वो आजकल एक आम है, ये रिवाज बन चुका है? वो इसीलिए रिवाज बन गया ना क्योंकि हम रात जागते हैं ना, तो फिर जब रात जागते हैं तो वो फिर क्रेविंग। और दूसरा जो आजकल डील्स, लेट नाइट डील्स चल गई हैं, Exactly, फिर उस बिल्कुल। वजह से हमें होता है सोशल मीडिया पे देखा ये डील इतने बजे है तो रात को ये खाते तब हैं। तक हम जागेंगे, हाँ। फिर उसको खाएंगे, फिर सोएंगे। सेकेंडली ये भी होता है, जो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि रात को अमूमन खाना खाने के बाद हम एक्सरसाइज या वॉक की तरफ नहीं जाते, जी जी घर पर ही रहते हैं। और वो तो कोई बाकायदा मुझे लगता है कोई इतना वॉक नहीं कंसिडर होती कि अगर आप अपने ही घर में बाय लॉन में चले जाते हैं या फिर ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, चक्कर 1-2 लगाते हैं, तो वो एक्चुअली वो कंसिडर नहीं होती। जी जी सो क्या उसके लिए हमें अपना मील टाइम ठीक करने की जरूरत है कि सोने से कम 2 घंटे या 3 घंटे पहले खाना सोने से जरूरी 2 है? से 3 घंटे पहले बस आप खाना पीना बंद कर दें। ठीक है। उसके बाद अगर आपने लेना भी है तो आप कोई कावा ले सकते हैं, कोई ग्रीन टी ले लें, पानी ले लें। इसबगोल का छिलका बहुत इफेक्टिव है। रात को सोते वक्त आप वो लें, वो फाइबर कंटेंट है, वो जब आपके स्टमक में जाता है वो जाके फूलता है, आपके भूख कम हो जाती है। ठीक फिर है। आपको रात को जो क्रेविंग्स होती हैं वो भी कम हो वो जाती भी कम हो है। और जाएगी। दूसरा वो फैट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी, इशू को Okay. रिजॉल्व करता है। ठीक। तो आप वो ले सकते हैं रात को। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम साथ में ड्रिंक की बात करते हैं, वो भी बड़ा मैटर करता है। गर्मियों में उमूमन कहा जाता है कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना जी, चाहिए, जी। लेकिन गर्मियों में चाय का इंटेक बढ़ जाता है। और मैं मतलब जब भी बात करता हूँ मैं साथ में इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो इस चीज़ को ना कंसिडर करें चाय कि शायद मैं चाय के बहुत खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन चाय का इंटेक बढ़ता है और बेसिकली ये भी सुनने में आता है कि वो डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है। सो उसके इंटेक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे हाँ, कि चाय गर्मियों का में आप कितनी ये पीनी कि चाहिए? बस 1 से 2 कप
अगर कोई एक पीता है या 2, मैक्सिमम 2 तक कर लें, इससे ज़्यादा आप इंटेक ना करें, क्योंकि मोस्टली फिर लोग ये भी करते हैं कि वो जब चाय पीते हैं उसके साथ बिस्किट या वो चीज़ें भी ले Exactly. लेते हैं। वो सिर्फ अकेली चाय नहीं होती, और चाय के अंदर मीठे का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, कि चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए चाय का इंटेक बस आप 1 से 2 कप तक ओके, रखें। और जो दही है, लस्सी तो हम गर्मियों में पीते हैं, लेकिन दही की वजह से भी कहा जाता है कि शायद ये फैट की तरफ लेकर नहीं जाती नहीं, है। दही आप वो फैट फ्री दही लेना है ना, मतलब आप जो दही अगर घर में जमा रहे हैं तो आप उस दही को ऐसे बनाएं कि वो दूध जो है वो फैट फ्री हो, उस पे Okay. मलाई उतार के उस दूध के आपने दही बनाना है, बिल्कुल सही आपने है। उसके अंदर जो है वो मलाई ऐड ना हो, फैट अच्छा, फ्री योगर्ट आप अब बात करते हैं स्पेसिफिकली खवातीन की डाइट प्लान के हवाले से या उनके इश्यूज के हवाले से डिस्कस करते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अमूमन जब आप क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को डील करती हैं, किस टाइप की क्वेरीज आती हैं जिनके ऊपर आपको सवालात का सामना करना पड़ता है, और क्या सजेशंस आपकी तरफ से होती हैं खवातीन की डाइट मैनेजमेंट के हवाले से? सबसे ज़्यादा जो आजकल कॉमन है वो PCOS है, Okay. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो बहुत कॉमन है आजकल हर रिप्रोडक्टिव एज में। जो भी मतलब लड़की जा रही है ना, वो चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है चाहे अभी टीन, सबके अंदर ये इशू सबसे ज़्यादा आ रहा है, और सबसे ज़्यादा क्लाइंटेज भी यही इन्हीं पेशेंट्स की है। और उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा यही है लाइफस्टाइल चेंज, जो हम लोगों का आजकल जंक फूड का इंटेक ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी कम है। मतलब मोस्टली लड़कियां भी जो है वो जंक फूड ज़्यादा इंटेक कर रही हैं, लेकिन वो बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, और वेट गेन की वजह से फिर उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी ये होता है कि हमारी ओवरी के अंदर छोटी छोटी ना सिस्ट बन जाती हैं, वाटर फिल्ड सिस्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, और बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन हो जाता है। और इसके अंदर कॉजेज में ये आ जाता है कि जेनेटिकली भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अगर किसी की मदर को है, सिस्टर को है, तो आगे होने के चांसेस हैं। उसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है, स्ट्रेस की वजह से आजकल जो पढ़ाई में या कोई भी स्टडीज़ का स्ट्रेस वगैरह है, उस स्ट्रेस की वजह से भी जो है ना पॉलीसिस्टिक बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये सिस्ट बन जाती हैं इसके। Okay. और जिनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा होता है उनके अंदर भी चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, ओके, और पॉलीसिस्टिक होने के। अच्छा, और जिनका वेट कम है, ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेट गेन वालों को ही पॉलीसिस्टिक होगा। कुछ लोग हैं जिनका वेट ऑलरेडी 40-45 पे है, लेकिन उसको हम लीन PCOS बोलते हैं। वो मतलब अंडर वेट लोगों के अंदर भी ये सिस्ट बन जाती है, और फिर उनका वेट गेन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उन्हें पता नहीं चलता कि हम खा भी उतना ही रहे हैं, हम सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट गेन होता जा रहा है। वो हमारा PCOS की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में, उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, सिम्टम्स के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। कॉजेस तो आपने बता दी कि कॉजेस होती हैं। अमूमन ये होता है कि जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं, चूँकि रूटीन में एक्सरसाइज का इतना टाइम नहीं मिलता, घरों की एक्टिविटीज़ को बाज़ औक़ात कंसिडर किया जाता है कि ये भी एक्सरसाइज ही हो रही है। सो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि क्या बाकी एक्सरसाइज ही वो उसको गिना जाएगा? नहीं नहीं, क्योंकि वो यही बात कहते हैं कि हम सारा दिन तो बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो हमारी एक्सरसाइज है। लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं मैटर करती जो आप प्रॉपर एक इस तरह से वो करें कि आपका सांस थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो और आपको थोड़ी सी स्वेटिंग हो, ओके, तो उसको हम मैटर करते हैं। उसमें चाहे आप 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज ही क्यों ना कर लो, लेकिन आपका हार्ट रेट थोड़ा सा तेज होना चाहिए और आपकी थोड़ी सी स्वेटिंग, थोड़ा पसीना है, उसको हम कंसीडर करते हैं। उसमें आप बेशक 10 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर लें, तेज आपने वॉक करनी है, लेकिन इस तरह ये चीज़ नहीं कि अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो आप उसको कंसीडर करेंगे हमारे। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, जो ख़वातीन जिस तरह से कॉन्शियस होती हैं अपने वेट को या बाकी चीज़ों को लेकर, ऐसे में आप क्या सजेस्ट करती हैं ट्रीटमेंट के हवाले से या फिर उनकी डाइट मैनेजमेंट के हवाले से? आपने पहले साइंस का पूछा था, वो बता जी, दूं कि जी, जो प्लीज। PCOS में मेन सबसे पहले हम 2-3 चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। उसमें से कोई एक भी अगर उस फीमेल पेशेंट को हो रही है, इसका मतलब है उसको PCOS है। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये आ जाता है कि उसके जो है ना पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाता है। 21 डेज से पहले अगर आए या 30 डेज से अबव चले जाए, तो वो हम उसको कंसीडर करते हैं कि मतलब इरेगुलर है, तो ये आपका जो है PCOS की तरफ जा रहा है। आपका स्कैन कराओ गायनेकोलॉजिस्ट से, तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा फेशियल हेयर्स,
जैसे आजकल मेल्स के अंदर जो है वो मेल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फेस के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा डार्क पैचेस स्किन पे बन जाती हैं, आर्म्स के ऊपर, आर्म पिट्स में, या फिर ब्लैक नेक के ऊपर ब्लैक कलर के पैचेस बनने शुरू होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। ये और तीसरी चौथी चीज़ जो है वो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आपको नहीं पता चलता कि क्यों गेन हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं पीसीओएस में। अगर आपका इनमें से कोई एक भी चीज़ आपको साइन शो हो रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से या डाइटिशियन से कंसल्ट करें, अपना वेट रिडक्शन की तरफ जाएं। अगर आप नहीं करते तो वो यही चीज़ आगे जाके इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाती है। बिल्कुल सही। सो इनके चूंकि हम डिस्कस कर रहे थे डाइटरी प्लान के हवाले से, क्या सजेस्ट करती हैं, क्या करना इनके चाहिए? डाइट प्लान के अंदर जैसे डायबिटिक पेशेंट का डाइट प्लान होता है ना, उसी तरह से मोस्टली इसका पीसीओएस का डाइट प्लान भी यूज किया जाता है। उसके अंदर मोस्टली यही जो पहले मैंने आपको बताया कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी मतलब मैदे वाली चीज़ें हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको स्किप करके आपने कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, आपने होल व्हीट आटे की तरफ जाना है। वो होल व्हीट आटा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। इसके अलावा जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जितने पैकेज्ड फूड मिलते हैं, प्रोसेस मिलते हैं, उन सबको आपने घर में खुद बना के हेल्दी फूड, क्लीन ईटिंग की तरफ जाना है। वाइट शुगर को स्किप करके उसकी जगह आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल स्टार्ट कर दें। जो घी है उसमें मोस्टली लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि देसी घी से वेट बढ़ता है। देसी घी से नहीं कुछ भी होता, देसी घी हेल्दी फैट्स में आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पराठा खाना है, आप एक चाय के चम्मच देसी घी इस्तेमाल कर लें, वो आपके लिए गुड फैट्स में आता है। लेकिन इसके लगा आपने डालडा या बनास्पति वगैरह जो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है घरों में, वो इस्तेमाल नहीं करना। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसके अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल, ये भी मिथ है कि जो गोश्त है उसकी वजह से भी जो है ना वो पीसीओएस कॉज करता है। गोश्त की वजह से भी कोई इशू नहीं होता, आप ग्रिल चिकन, शामी कबाब, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कराते हैं पीसीओएस में। जो दूध है या कोई भी हम डायरेक्ट अगर ये चीज़ लेते हैं ना तो वो हमारी बॉडी में स्वेलिंग करती है। जो पीसीओएस पेशेंट है उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनके फेस पे स्वेलिंग, उनके बॉडी में स्वेलिंग हुई होती है। उस स्वेलिंग को कम करने के लिए आपने दूध को कुछ अरसे के लिए स्किप करना है। जैसे जैसे आपका मैनेज होगा, आपका वेट कम होगा, फिर आप उसको हल्दी डाल के दूध स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होती है, जब आप हल्दी डाल के दूध को लेंगे तो वो आपकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं करेगा। सही है, बिल्कुल सही। सो क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को, डाइट के हवाले से, खास तौर पर खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि सबसे पहले तो बात अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आपकी वेट रिडक्शन भी होगा, आपकी बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। उसमें यह है कि आप जंक फूड को जितना, मतलब ये तो नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल कट डाउन कर दें, लेकिन आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर लें। मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पे आ जाए, इससे मतलब ज़्यादा। या मील अगर लेना तो पूरे दिन में आप एक टाइम कोई ऐसा मील ले लें जिसमें मतलब कि पूरे हफ्ते में। और इसके अलावा आप चीनी जो है वो बच्चों के अंदर भी और बड़े भी, वो सब उसको स्किप करें। और अपनी डेली जो है ना वो 30 मिनट्स रख लें, 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट शाम को। अगर नहीं कर सकते तो चलें 20 मिनट से स्टार्ट कर लें। फिजिकल एक्टिविटी लाजमी शामिल करें अपनी मतलब रूटीन के अंदर। और अपना स्लीप साइकिल जो है वो बेहतर करें। जो 8 आवर्स की स्लीप है हमारी वो लाजमी होनी चाहिए। चाहे आप उसको अब ये कर लेंगे, अगर आप 2 बजे सोते हैं तो चले 12 बजे पे आ जाएं, 12 बजे तो चले 10, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको करें। ये नहीं कि आप एक टाइम से कर भी नहीं सकते, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा करने की कोशिश करें, रूटीन में लेकर आए। बिल्कुल सही। सो बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमने बात की है वेट मैनेजमेंट के हवाले से, और ख़वातीन के जो इश्यूज़ होते हैं वेट को लेकर, उसमें क्या क्या कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं, उनको डिस्कस किया गया है। और ऐसे में डाइटरी प्लान्स क्या हो सकते हैं उनको भी डिस्कस किया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थी फ़नीला तनवीर साहिबा। बहुत डिटेल डिस्कशन रही, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। सो जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम डाइट की बात करते हैं, फ़िटनेस की बात करते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक सिर्फ डाइट ही काफ़ी नहीं है। ये पूरे का पूरा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका लाइफ साइकिल आता है, आपका स्लीपिंग साइकिल आता है, आपकी रूटीन इसमें शामिल है, आप किस टाइम पर क्या एक्टिविटी करते हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप जितना ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को कैजुअल लेंगे, जितना ज़्यादा आप तवज्जो कम देंगे, उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगी। सो हमारी नींद का, हमारी खुराक का, खाने पीने के टाइम का, इन तमाम चीज़ों का हमारी सेहत के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है और हमें इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी रूटीन को बेहतर करते हैं, टाइम पर खाते पीते हैं, टाइम से सोते हैं और हेल्दी फूड लेते हैं,
तो बेहतरीन आपकी सेहत हो जाएगी। और सेहत से बड़ा कोई भी मुझे लगता है कि सेहत से बड़ी नेमत कोई ऐसी है नहीं। सो ये एक नेमत है, इसकी कदर करें और हिफाजत करें। इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।